त्रुटि है जिसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। अब पहले तो आप विशेष ध्यान रखिए, त्रुटि का मतलब होता है गलती या एरर होता है, और कहीं ऐसा ना हो गलती को समझने में ही आप गलती कर जाएं। त्रुटि का मतलब सीधे सीधे क्या है, त्रुटि का मतलब गलती होने से है। तो आप देखिए त्रुटि होती कैसे है, जरा विशेष आप ध्यान दीजिए किस प्रकार से त्रुटि होती है। आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, आप समझ जाएंगे। देखिए ज्यादा एक मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, उसकी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। ये रब वर्ग के अंतर्गत आप समझ सकते हैं। एक सरल लोलक होता है, और सरल लोलक जब दोलन करता है तो उसके एक दोलन में लगने वाला जो समय है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। उसका फार्मूला होता है बेटा T बराबर 2 पाई √L/G। आप समझना, मैं आपको बता रहा हूं त्रुटि है क्या। सबसे पहले टॉपिक पर बाद में आएंगे, जो मेन टॉपिक है। अब आप देखिए यहां से हम स्क्वायर करते हैं, T² बराबर क्या हो जाए 4π², और बेटा क्या हो जाए L/G। अगर हम G का मान निकाल ले तो G बराबर आएगा 4π² L/T²। G यहां पर होता है गुरुत्वीय त्वरण। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में भी अगर डिटेल में आप जानना चाह रहे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जो 9th क्लास की वीडियोस डाली गई है उसमें आप गुरुत्वीय त्वरण के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अक्सर मैं देखता हूं ये साइंस की जो पढ़ाई है, फिजिक्स की पढ़ाई, ऐसा नहीं कि गुरुत्वीय त्वरण हमने 9th में पढ़ लिया, अब इसकी हमें कोई आवश्यकता ही नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी आप पहले पढ़ चुके हैं उन सभी की आवश्यकता इसमें पढ़नी है। जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी बेसिक नॉलेज अगर 9th के स्तर की आपको चाहिए तो मेरे चैनल को आप प्ले लिस्ट में 9th क्लास के जो दिए गए टॉपिक उसमें जाकर देख सकते हैं। 9th क्लास के मैंने 49 वीडियो इसमें अपलोड कर रखे हैं। अब आप देखिए G तो हो गया गुरुत्वीय त्वरण। L क्या होता है बेटा, जो सरल लोलक होता है उसके लोलक की लंबाई हम कहते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं धागे की लंबाई कहते हैं। तो ये अगर हम G का मान निकालना चाहें तो एक तो स्मॉल l के मान को हमें नापना पड़ेगा, ठीक है, नहीं मापन करना पड़ेगा, और एक T के मान की आवश्यकता होगी जिसका मापन करना पड़ेगा, जो क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। अब त्रुटि होने का कारण क्या है, जरा आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले लंबाई के लिए जब हम नापते हैं तो क्या प्रयोग करते हैं, मीटर स्केल का प्रयोग करते हैं। और मीटर स्केल में आप सभी लोग जानते हैं, मीटर स्केल में क्या होता है, सेंटीमीटर के निशान होते हैं, और सेंटीमीटर को भी 10 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिलीमीटर के निशान होते हैं जो। अब कोई जैसे ये वाला स्केल है, ये स्केल है, आप देख रहे हैं समान स्केल है, सभी लोग जानते हैं। इसमें सेंटीमीटर के निशान है और सेंटीमीटर के लिए डिवाइड किया 10 भागों में, जिसे क्या कहते हैं, मिलीमीटर के निशान है। तो एक आपने पढ़ा हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। किसी यंत्र के द्वारा वह छोटी से छोटी माप जिसे हम शुद्ध रूप से प्राप्त कर सकते हैं उसे हम लीस्ट काउंट या क्या कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। जैसे अल्पतमांक का मतलब अल्प अंक से मिलकर बना हुआ है। अब इससे हम जो कम से कम दूरी सही रूप से नाप सकते हैं वो क्या नाप सकते हैं, 1 मिलीमीटर को नाप सकते हैं। अब आप समझिए त्रुटि कहां पर होती है, जरा ध्यान दीजिए, रफ पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे हमने धागे की लंबाई नापी, जरा ध्यान दीजिए। अब धागे की लंबाई नापी, मान लीजिए यहां पर तो आ गया 50 सेंटीमीटर, यहां पर आ गया 51 और यहां पर आ गया 52। ये सेंटीमीटर में, जरा ध्यान दीजिए, केवल समझाने के लिए आपके लिए। अब आप देखिए ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। अब इसमें क्या होगा, 10 निशान होंगे, 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अब आप देखिए जरा, हमने धागे की लंबाई को जब नापा, आप ध्यान दीजिए, अगर यहां पर होता, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो बेटा इसे हम कितना पढ़ते, 50.4। मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। और अगर यहां पर होता तो बेटा हम इसे पढ़ते 50.5। किसमें हो गया, सेंटीमीटर में। अब आप देखिए, अगर स्थिति ऐसी बन जाए
थोड़ा ध्यान दीजिए, मेरे कहने का मतलब ये वाले पॉइंट जो हैं इनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। इनके मतलब ऐसी स्थिति हो, यहां पर तो हम पढ़ रहे हैं 50.4 और यहां पर हम पढ़ रहे हैं 50.5। अब बेटा कंडीशन ये है कि जो धागे की लंबाई है, मान लीजिए यहां पर है, इतनी लंबाई आ रही है। अब ये लंबाई आ रही है तो ना तो ये 50.4 सेंटीमीटर है और ना 50.5 सेंटीमीटर है। अब हम लिखेंगे, तो अगर हमने इसे 50.4 सेंटीमीटर लिख लिया तो इसका मतलब हमने लंबाई क्या लिखी, वास्तविक से कम। और अगर हमने इसे 50.5 लिख लिया तो लंबाई क्या लिख ली, लंबाई हमने वास्तविक से क्या लिख लिया, अधिक लिख ली। अब आप देखिए, चाहे हमने 50.4 लिखी वो भी गलत है और 50.5 लिखी वो भी गलत है। अच्छा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये कम से कम 1 मिलीमीटर दूरी को ही नाप सकता है, उससे कम को नहीं नाप सकता है। हालांकि उसको नापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स हैं और भी यंत्र होते हैं, लेकिन हम साधारण स्केल की बात करें तो साधारण स्केल में केवल हम 1 मिलीमीटर दूरी को ही नाप सकते हैं कम से कम, जिसे हम 0.1 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो आपको पहली चीज समझ में आई होगी कि किस प्रकार से मापन करने में त्रुटि हो जाती है, वो रिजल्ट को किस प्रकार से प्रभावित करती है, मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले लंबाई में कहां पर त्रुटि आ गई आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप मेरा इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे तो पर्याप्त सब्सक्राइबर होने के बाद मैं लाइव क्लास लेना भी प्रारंभ कर दूंगा। देखिए, इसके बाद आप देखिए, अब हमें लेना समय। अब जरा समय की बात देखें। समय के लिए देखो, मैं बताऊं, एक स्टॉप वॉच होती है, स्टॉप क्लॉक होती है। ये तो साधारण क्लॉक है, सभी लोग जानते हैं, ये तो साधारण क्लॉक। इसमें एक ये जो सेकंड वाली सुई है जो लगातार चलती रहती है, वो क्या है, सेकंड वाली सुई है। तो जो स्टॉप क्लॉक होती है, जरा ध्यान दीजिए, आप समझ जाएंगे, मैं यहां पर ही बता दे रहा हूं। ये स्टॉप क्लॉक है, 0 सेकेंड, 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, ये 45 सेकेंड, और यहां पर क्या हो जाएगा, फिर 60 सेकेंड हो जाएगा। अब आप देखिए, यहां से यहां तक क्या है, 15 है। मान लीजिए ये कितना, 14 सेकेंड होता है, ये 13 होता है, केवल समझाने के लिए। अब आप देखिए, यहां पर देखिए जरा, मैं इतने को अलग बना दे रहा हूं। अब मान लीजिए जैसे ही आपने एक आवर्तकाल का हम समय निकालते हैं, एक दोलन करने का समय निकालते हैं, तो जो सुई होती है वो सेकंड वाली सुई चलती रहती है। जहां पर हमें काउंट करना होता है उसमें एक पत्ती सी लगी होती है, उसे हम डाउन डाल देते हैं, वहां पर ही क्या हो जाए, रुक जाएगी। अब आप देखिए, जब एक दोलन पूरा हुआ और एक दोलन पूरा होने पर आपने उसे बंद किया, तो यहां पर तो था 14 और यहां पर था 15 सेकेंड। हो सकता है वो क्लॉक जो सेकंड स्टॉप क्लॉक है, स्टॉप वॉच है, उसकी जो सेकंड वाली सुई हो वो यहां पर हो। मैं बात कर रहा हूं कि टी के यानी लंबाई के मापन में त्रुटि आने का कारण मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं, यदि समय के मापन में त्रुटि आई तो कैसे आ गई। अब आप देखिए, इसमें आप देखें, अगर वो टाइम यहां पर है, जो सेकंड वाली निडल है, हैंडसम कहते हैं, वो यहां पर है। अगर आप इसे 14 सेकंड लिख रहे हैं तो जो एक्चुअल टाइम है उससे आप क्या कर रहे हैं, कम नोट कर रहे हैं उसे। और अगर आप इसे 15 सेकंड लिख रहे हैं तो इसका जो एक्चुअल टाइम है, वास्तविक समय है, उससे क्या लिख रहे हैं, अधिक लिख रहे हैं। तो दोनों स्थितियों में जो टाइम है वो हम एक्चुअल में काउंट नहीं कर पा रहे हैं। कारण आप समझिए, क्योंकि इसकी जो स्टॉप क्लॉक है, इसकी जो लीस्ट काउंट है वो कितनी है, 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड से कम समय को ये माप ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मापन में त्रुटि होने का कारण क्या है। अब आप देखिए, अब मापन में जो त्रुटि होगी वो राशि यहां पर रखेंगे और यहां पर रखने के बाद जी के मान में भी क्या आएगा, निश्चित त्रुटि आएगी। और उसकी वजह से जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, जिस फार्मूले से आ रहा है, जिस रिजल्ट निकल के आ रहा है, उसमें भी क्या होती है, त्रुटि होती है। अब डियर स्टूडेंट, मैं 2 टॉपिक्स के द्वारा मैं आपको 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये तो एक प्रकार का रफ वर्क है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है,
क्योंकि बिल्कुल मैं कंफर्म आपको कह दे रहा हूं, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो जो मैं अब आपको पढ़ाना चाह रहा हूं वो आपकी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कारण है, किसी भी चीज की जो बेसिक है, बेसिक्स अगर हमें समझ में नहीं आएंगी तो हम आगे का टॉपिक नहीं पढ़ सकते। दो एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए एग्जाम्पल वन, ध्यान देंगे इस पर। ये चैप्टर मैं देखता हूं अक्सर स्टूडेंट की शिकायत रहती है, उनकी समझ में नहीं आता है। एग्जाम्पल वन जरा ध्यान दीजिए। हमने कोई ऐसे मान लीजिए हमारे पास दो माप ली गई है, एक माप क्या ए है और एक माप क्या है बी है। ए और बी दो माप हैं और इन दोनों माप की सहायता से हम निकालना चाह रहे हैं एक रिजल्ट। तो देखिए आप, एक हमारे पास फार्मूला दिया गया है, एक रिजल्ट निकल के आया है y इक्वल टू ए इंटू बी से। ए और बी जो है ये किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई मापें हैं और ए और बी के प्रोडक्ट से निकल के आया है रिजल्ट y। जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल अभी आपको बताया था, एल और टी हमने माप ली थी, उसके द्वारा रिजल्ट निकल के आया था स्मॉल जी का। अब आप देखिए, हम ये मान लें कि यहां पर ए और बी में होने वाली जो त्रुटि है, ए में होने वाली त्रुटि को हम क्या मान लें, डेल्टा ए, और बी में होने वाली त्रुटि को हम मान लें डेल्टा बी। मैंने जैसे आपको बताई प्लस माइनस डेल्टा ये ए और प्लस माइनस डेल्टा बी हो सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर हमने 14 सेकंड लिख लिया तो हमने कम लिखा, और 15 सेकंड लिख लिया तो हमने ज्यादा लिख लिया, यानी ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार की त्रुटि हो गई। ऐसे ही हमने 50.4 सेंटीमीटर लिखा तो वास्तविक से कम लिखा, और 50.5 सेंटीमीटर लिखा तो वास्तविक से क्या लिखा आगे। तो ए और बी के मान में होने वाली जो त्रुटि है हमारे पास वो कितनी है, वो है प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आप देखिए बाई के मान में होने वाली त्रुटि, बाई के मान में होने वाली त्रुटि को हमने लिख लिया डेल्टा बाई। डेल्टा बाई ये है बाई के मान में होने वाली त्रुटि। शब्दों पर आप ध्यान दीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए। तो बाई के मान में होने वाली जो त्रुटि है, देखिए ए की बजाय क्या हो सकती है डियर्स, ये हो सकती है ए प्लस डेल्टा ए, ये तो वैल्यू हो गई ए की, और बी के प्लेस पर क्या हो सकता है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। और इसमें से जो हम त्रुटि निकालना है, जो त्रुटि हुई, तो वास्तविक वैल्यू कितनी है, ए बी। ये तो त्रुटि के कारण जो वैल्यू आई वो हो गई, और ये है जो पहले से वैल्यू थी, तो इसमें जो त्रुटि हो सकती है वो कितनी हो सकती है, ये वाली वैल्यू आ गई। ए बी को हम घटाएंगे तभी तो त्रुटि निकल के आएगी। जैसे मैं और आपको एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं, कोई वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है, 8 सेंटीमीटर है सपोज कीजिए, और वो आ गई 8.1। तो आपने त्रुटि कैसे निकाली, 8.1 में से हमने क्या किया, 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा ही तो किया तभी तो 0.1 आया। ऐसे ही हमने क्या किया, ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी में से ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। अब आप देखिए इसकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, इसकी इससे गुणा, ठीक है नहीं, फिर इसकी इससे गुणा, प्लस ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी हो गया, और क्या हो गया, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ये ए बी हो गया, ठीक है, ये बी डेल्टा ए हो गया, फिर ये ए डेल्टा बी हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी माइनस ए। अब ये जो टर्म है डेल्टा ए डेल्टा बी, ये बहुत छोटा हो जाता है, और छोटा होने के कारण हम इसे छोड़ सकते हैं। कैसे छोटा हो जाता है ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैंने बताया था, एक तो हमने लंबाई ये नापी,
और एक मान लीजिए और लंबाई की जरूरत पड़ रही थी, आनी चाहिए थी 7 और आ गई 6.9। ध्यान दीजिए, मतलब एक्चुअल वैल्यू है 7 और हमने देखा जब कैलकुलेट की थी तो वो कितनी आ गई, 6.9 आ गई। अगर हम निकालें तो क्या करेंगे, हम 7 में से 6.9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर क्या आ गई 0.1। ऐसे मान लीजिए ये तो डेल्टा ए का मान था और ये किसका मान था, डेल्टा बी का मान, डेल्टा बी का मान था। अब ये जब हम 0.1 की 0.1 से गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिए ये आ जाएगा 0.01 और 0.01 जो वैल्यू है वो 0.1 से भी क्या हो गई, कम हो गई। तो इसलिए हम ये वाला जो टर्म है इसको क्या करते थे, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इससे ही हमारे कट कैंसिल हो गया इस वाले से, तो क्या बचा, प्लस माइनस बी डेल्टा ए और प्लस माइनस ए डेल्टा बी। ये बाई के मान में क्या आ गई, ये बाई के मान में त्रुटि आ गई। अब हम बाई के मापन में भिन्नात्मक त्रुटि निकालें। क्या निकालें, भिन्नात्मक। अब हम निकलना है बाई के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, तो डेल्टा बाई अपॉन बाई। भिन्नात्मक त्रुटि जब हम निकालेंगे तो बाई की जो एक्चुअल वैल्यू है उस वैल्यू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों साइड पर। अपॉन क्या हो गया, बाई, और ये ए डेल्टा बी अपॉन क्या हो गया, बाई। ठीक है नहीं, हमने बाई के मान से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कोई विशेष काम तो अभी किया। डेल्टा बाई अपॉन बाई प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन क्या हो गया, ए बी। बाई की वैल्यू रख रहे हैं, प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। तो यहां पर आप देखिए बी से बी कैंसिल हो गया और यहां पर ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहां बी से बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। मेरा एक नेचर है, मैं कोशिश करता हूं कि जब तक एक टॉपिक पूरा ना कर दूं मैं इसे साफ ना करूं, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा मुझे डेल्टा ए और डेल्टा बी की जरूरत पड़ी, मेरे पास लिखा हुआ था, मैंने आपको तुरंत दिखा दिया। अब आप ये देखना चाह रहे हैं, मैंने आपको बताया कि त्रुटि का जो मान हो ना, जो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि आ रही है, मतलब जो संभव भिन्नात्मक त्रुटि आ रहा है उसका मान क्या हो, अधिकतम हो। तो अधिकतम होने के लिए आप समझिए शर्त क्या है, इसके जो चिन्ह है त्रुटि वाले प्लस माइनस चिन्ह है वो क्या होने चाहिए, एक समान होने चाहिए, तब संभावित भिन्नात्मक त्रुटि का मान क्या है, अधिकतम आया। और क्यों एक समान होने चाहिए, आप जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये वैल्यू आ गई कैसी, ये वैल्यू आ गई, हमने बताया एक्चुअल वैल्यू थी 8 और फिर वैल्यू हमारे पास आ गई 8.1। तो ये त्रुटि कैसी आई, ये त्रुटि हो गई धनात्मक, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा है। अब आप देखिए यहां पर, आप देखिए यहां की मैं बात कर रहा हूं, समझिए बुक वगैरह में आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मेरा जो अनुभव है, अनुभव के आधार पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आवश्यक नहीं होता हर बात बुक में लिखी हो, राइटर्स ने लिखी हो, क्योंकि मैं उस लेवल पर जाके पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं जो चीज बुक में आपको नहीं मिल पाएगी लेकिन आपकी समझ में आ जाए। तो ये धनात्मक त्रुटि हो गई। और जरा यहां पर ध्यान दीजिए, वैल्यू थी 7 और आ गई 6.9, तो ये वैल्यू कैसी आ गई, ये वैल्यू आ गई ऋणात्मक, ये ऋणात्मक त्रुटि हो गई, निगेटिव। ये कैसी हो गई, निगेटिव। ये रफ वर्क है, केवल जब जब मैं आपको समझाता जा रहा हूं तो समझ में आ जाना चाहिए। अब आप देखिए यहां पर तो आई धनात्मक और यहां पर आई ऋणात्मक, तो आप देखिए 0.1 हो गई पॉजिटिव और 0.1 हो गई निगेटिव, तो कुल मिला के त्रुटि क्या हो गई, 0 हो गई। एक की वजह से 0.1 बढ़ गई थी,
और ए की वजह से 0.1 क्या हो गई, कम हो गई, यानी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आई। अब आप देखिए अगर इनके चिन्ह एक समान होते, है ना, जैसे ये प्लस की है तो ये भी किसकी होती, प्लस की, और ये माइनस की है ये भी माइनस की होती, दोनों प्लस के होते तो प्लस 0.1 और प्लस 0.1 क्या हो गई, प्लस का 0.2, और माइनस या दोनों -1 होते, -0.1 तो -2। यानी आप समझ रहे हैं जब दोनों जो त्रुटियां हैं वो एक ही प्रकार की होंगी, जिनके चिन्ह कैसे होंगे, एक समान होंगे, जरूरी नहीं है पॉजिटिव भी हो, निगेटिव भी हो सकती हैं, तब अधिकतम संभावित त्रुटि आपको प्राप्त होगी। यानी जो संभावित भिन्नात्मक त्रुटि प्राप्त हो रही है उसका मान कैसा प्राप्त होगा, अधिकतम। तो यहां पर आप समझ लें बाई अपॉन बाई मैक्स, मैक्स माने मैक्सिमम, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी अपॉन बी। तो यहां पर आप देखिए ये हमारे पास आ गई अधिकतम संभावित त्रुटि जो है, भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम संभावित भिन्नात्मक त्रुटि। अगर इसकी तो एक तो यहां पर किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप में अधिकतम त्रुटि, ये आ गई आपकी अधिकतम त्रुटि। और अब मैं आपको बता रहा हूं इसके बाद प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए सीधे सीधे क्या करें, 100 में निकाल लें। तो डेल्टा बाई अपॉन बाई मैक्स, मैक्स इक्वल टू इंटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज में निकालना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर चाहे तो ये आप देखिए यहां तक का पोर्शन ये हो गया, तो ये आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। तो इस प्रकार से हमने एक रिजल्ट जो बाई बराबर ए इंटू बी से निकल के आता है, ए और बी मैंने आपको बताया था मापन यंत्र जो है उसके द्वारा ली गई क्या है, मापे हैं, और इनके प्रोडक्ट से गुणनफल से निकल के आता है बाई। तो उसके मान में सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले निकाला त्रुटि कितनी आएगी, फिर हमने क्या निकाला, फिर हमने निकाला भिन्नात्मक त्रुटि कितनी आएगी, फिर हमने निकाला अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कितनी आएगी, फिर मैंने बताया अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि कितनी निकल के आएगी। तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स कहीं पर लग रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। यहां तक का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इससे आगे मैं एक एग्जाम्पल और बताऊंगा, थोड़ा सा कठिन एग्जाम्पल बताऊंगा, जिससे आप समझ सकें कि किस प्रकार से इसे करते हैं। क्योंकि ये समझ गए होंगे तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए यहाँ तक का मैं रब कर रहा हूँ इसे। आप ध्यान दीजिए, मैंने बताया ना इस चैप्टर को मेरा ये जो सिलेबस है ये 7-8 साल से चेंज होके आया है। पहले इस चैप्टर की जो शुरुआत होती थी वो सीधे सीधे कहाँ से होती थी, विमा से होती थी, विमीय सूत्र से होती थी। लेकिन ऐसा अब नहीं है, यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। और इसमें मैंने आपको बताया ऐसा ही पद्धति है, मात्रक है, मूल राशियाँ हैं, मूल मात्रक है, व्युत्पन्न राशियाँ हैं, व्युत्पन्न मात्रक है, इन सबकी स्टडी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2 में देख लो बेटा, इसमें एक हमारे पास 3 राशियों की माप ली गई है, y = a³ और b/c²। मतलब किसी भी रिजल्ट के लिए 3 माप की जरूरत पड़ी। एक तो a की माप ली गई, a राशि की माप ली गई, b राशि की माप ली गई और c राशि की माप ली गई, और उसके रिजल्ट, उसी से रिजल्ट निकल के आया y, जो किस प्रकार से निर्भर कर रहा है, y बराबर a³ b/c²। तो आप देखिएगा y = a³ b/c -2 ऊपर पहुंच गया। अगर हम, जैसा मैंने अभी आपको डिटेल में बताया था,
अगर हम y के मान में भिन्नात्मक त्रुटि निकालें तो एक तरीका तो ये कि दोनों साइड का आप लॉग ले लीजिए और लॉग लेने के बाद जिसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, है ना, आंशिक अपकलन कहते हैं, आंशिक अपकलन कर लीजिए और आंशिक अपकलन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट प्राप्त हो जाए। चलो मैं बता दे रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फिलहाल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा। या चलिए दोनों साइड का हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया, लॉग बाई इक्वल टू लॉग ए, 3 क्या होता है, 3 आ जाता है आगे, प्लस लॉग बी, लॉग इसी प्रकार से लेते हैं, माइनस जो पावर्स होती है वो आ गए 2 लॉग सी। अगर इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, जैसे हम आंशिक अपकलन करते हैं, तो ये आया डेल्टा बाई अपॉन बाई 3 डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी -2 डेल्टा सी अपॉन सी। क्योंकि पहला एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया है, अगर आप देखिए यहाँ का ये 3 राशियों से कैलकुलेट किया गया है, यहाँ पर ये क्या निकल गया, ये आई बाई के मान में भिन्नात्मक त्रुटि, बाई के मान में भिन्नात्मक त्रुटि। वहां पर पूरा मैंने पहले एग्जाम्पल में सॉल्व करके दिखाया, यहाँ पर सीधे सीधे आपका ये फार्मूला हो गया, हम लिखे दोनों साइड का लॉग लेने पर, लघुगणक लेने पर, और फिर जो ये निकल के आ जाए उसके बाद हम लिख दें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, या हम कह सकते हैं इसे आंशिक अपकलन करने पर। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद ये निकल के आ गया, ये क्या निकल गया, ये आया भिन्नात्मक त्रुटि, बाई के मान में भिन्नात्मक त्रुटि। अगर हम बाई के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि लेना चाहें तो यहां पर मैक्स लिख देते हैं। अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया सभी के चिन्ह कैसे होने चाहिए, एक समान, यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या होना चाहिए, ये वाला भी अगर पॉजिटिव होगा तो प्राप्त होने वाली त्रुटि कैसी आई, अधिकतम। प्लस डेल्टा बी अपॉन बी और +2 डेल्टा सी अपॉन 2 डेल्टा सी अपॉन सी। ये आ गई बाई के मान में अधिकतम संभावित, ठीक है, भिन्नात्मक त्रुटि। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अधिकतम संभावित भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, जिसे हम अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कह देते हैं शब्दों को कम करके। तो ये हमारे पास कितना आ जाए, डेल्टा बाई अपॉन, भाई परसेंटेज का मतलब आप सभी लोग जानते हैं किसके लिए, परसेंटेज का मतलब है 100 के लिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 क्या आ गया, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस इसमें कुछ नहीं, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 +2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। तो ये समझना, ये आ गई बाई के मान में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये 2 एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अगर आप इस पर ध्यान दे रहे हैं, पूरे वीडियो को देख रहे हैं, तो और आप थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, इतना पोर्शन तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बुक की स्टडी नहीं भी कर रहे हैं तो बोर्ड की सहायता से, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आना चाहिए, और अगर आवश्यकता पड़े तो बुक की स्टडी करनी चाहिए। एक बात मैं आपको और बताऊंगा, अगर कंपटीशन लेवल की तैयारी आप स्टार्टिंग से ही करना चाहें तो बुक की स्टडी आप अवश्य करें। आज का जो टॉपिक है, किसी भौतिक राशि की गणना में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, और इसके लिए मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं, उन एग्जाम्पल्स पर आप ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, पहला है, पिछले वीडियो में या पिछले टॉपिक में हम कह सकते हैं, हमने एक फार्मूला लिया था y इक्वल टू a³ b अपॉन c², यानी किसी रिजल्ट को हम निकालना है, फल को निकालना है जिसका मान है y,
और बाई का मान निकालने के लिए हमें तीन क्वांटिटी या तीन राशियों का मापन करना पड़ता है। उनमें एक राशि क्या ए है और एक राशि बी है और एक राशि सी है। और बाई का मान ए बी और सी के साथ इस फार्मूले से कनेक्ट है या जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है। बिल्कुल यही फार्मूला पिछले वीडियो में जब मैंने किसी मापक यंत्र के द्वारा ली गई माप में होने वाली अधिकतम त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि के बारे में बताया था, तो इसी फार्मूले को हमने दूसरे एग्जाम्पल में लिया था। अब आप देखिएगा, सबसे पहले बाई के मान में होने वाली हम अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का मान निकालना है। तो देखिए कैसे मैंने बताया, ये हो जाए डेल्टा बाई अपॉन बाई मैक्स इंटू 100 बराबर क्या होता है 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ये बाई के मान में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा बाई अपॉन बाई मैक्स इंटू 100 बराबर 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ये वीडियो, ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब इससे पहले वाला वीडियो या टॉपिक आप समझ लेंगे। अगर आप उसे समझना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भेज दूंगा। उसे आपको देखना आवश्यक हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट इससे समझ में नहीं आ पाएगा। तो उसकी लिंक मैं आपको भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसके द्वारा आप उसे देख सकते हैं। अब आप देखें, ए की जो वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू हमारे पास दी गई 2.725। न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पर समझ में आ जाएगा। और क्यों न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं मैं आपको बता दूंगा। बी का मान दिया है 2.0। 2.0 का क्या अर्थ है, ये मैं एक एक बात आपको भी समझाता हुआ चलूंगा। सी बराबर 0.032। पहले आप रफ्फर समझ लीजिए। 2.0, 2.00 और 2.000 इन सभी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो कितनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 2 है। आंकिक मान तो इनका 2 ही है, लेकिन इस प्रकार से लिखने से क्या फर्क पड़ता है उसे आप देखिए। इस प्रकार के लिखने का फर्क क्या है, जैसे हम लें, इसमें हम देखें, यानी पहला जो है ये वाला 2.0 मान ये प्रदर्शित कर रहा है कि हम इसके द्वारा डेसिमल के पहले स्थान तक ही केवल काउंट कर सकते हैं। डेसिमल के पहले स्थान पर। जैसे इससे अगली जो वैल्यू होगी आप समझ रहे होंगे कितनी हो जाएगी, 2.1। तो केवल डेसिमल के पहले स्थान तक ही हम काउंट कर सकते हैं। अब आप देखिए इसमें 2.00 है, इसका मतलब इसमें हम डेसिमल के दूसरे पॉइंट तक, डेसिमल के बाद जो दूसरा एक प्रकार से हम कह सकते हैं स्थान है, डेसिमल के बाद दूसरे स्थान तक को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे 2 पॉइंट कितना बनेगा, 01। यानी इससे जो अगली वैल्यू बनेगी वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसी प्रकार से इसमें देखें, इससे अगली वैल्यू क्या बनेगी, 2.001। तो ये जो है वो डेसिमल के तीसरे स्थान तक एक प्रकार से गणना कर सकता है, माप ले सकता है। तो ये 2.0 है, 2.00 है, 2.000 है। वैल्यू सभी की कितनी है, 2 के बराबर। लेकिन इस प्रकार से लिखने का अंतर है। क्या अंतर है मैंने बता दिया। ये डेसिमल के पहले स्थान तक की केवल रीडिंग लेगा, इससे आगे नहीं ले पाएगा। ये दशमलव से दूसरे स्थान तक की रीडिंग ले लेगा, उससे आगे नहीं ले पाएगा। और ये दशमलव के तीसरे स्थान तक की रीडिंग ले लेगा, उससे आगे नहीं ले पाएगा। इस प्रकार से क्या परिवर्तन होता है लिखने से मैंने आपको बता दिया। अब आप देखिए, अब ए बी और सी है, इनके मान में होने वाली त्रुटि जैसा हमने पीछे बताया डेल्टा ए। यहाँ को उदाहरण मैंने इसीलिए बताया था जिससे आप समझ जाए।
इसे लिखने का तरीका होता है डेसिमल के बाद वाली जो क्वांटिटी है उसके आधार पर लिखा जाता है। तो डेसिमल के नीचे हमने डेसिमल लिख दिया और लास्ट जो हमारे पास डिजिट है, अंक है, उसके नीचे 1 रख दिया। बाकी जो स्थान बच रहे हैं 2 के नीचे भी 0 आ जाएगा, 7 के नीचे भी 0 आ जाएगा। अब आप देखिए, इसके बाद देखें डेल्टा बी। इन सभी में आप देख लें जो सार्थक अंकों की संख्या ए की वैल्यू में, बी की वैल्यू में और सी की वैल्यू में जो सार्थक अंकों की संख्या है वो कैसी है? अलग अलग है। सार्थक अंकों की संख्या कैसी है? अलग अलग है। तो इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और एक ही अंक दिया हुआ है उसके नीचे क्या है? 1 आ जाएगा। अब जाए डेल्टा सी। डेल्टा ए, डेल्टा बी और डेल्टा सी, ए, बी और सी के मान में होने वाली क्या है? त्रुटियां हैं। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद 0, यानी 2 के नीचे क्या लगा देंगे? 1, 7 के नीचे 0, 3 के नीचे 0 और 0 के तो नीचे 0 आ ही जाएगा। ये आ गई डेल्टा ए, डेल्टा बी और डेल्टा सी का मान। ये वाली वैल्यूज हम रख रहे हैं यहाँ पर, इस फार्मूले में रख रहे हैं, क्योंकि इस फार्मूले में रखने पर ही हमें बाई के मान में होने वाली अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि, जिसे हम सीधे सीधे प्रतिशत त्रुटि या अधिकतम प्रतिशत त्रुटि भी कम शब्दों में कह देते हैं। देखिए डेल्टा पाई अपॉन बाई मैक्स इंटू 100 बराबर 3। डेल्टा ए का मान रखिए 0.001 अपॉन 2.725, जो वैल्यू है वो हम रख रहे हैं, इंटू क्या हो जाएगा? 100। डेल्टा बी कितना निकल के आया है? 0.1 इंटू 2.0 इंटू 100 प्लस 2। डेल्टा सी का मान 0.0001 अपॉन 0.0372 इंटू 100। अब इसके बाद आप देखिए, इससे अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम आंशिक मान के रूप में अगर इसे नहीं ले तो बताना संभव ही नहीं है, क्योंकि पिछले में भी हमने अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाली थी लेकिन आंशिक मान नहीं लिए थे। केवल इस फार्मूले के द्वारा हम स्टेप बाय चलकर अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ये फार्मूला किस प्रकार से प्राप्त होता है वो मैंने आपको बता दिया। एक मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, एक प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास डेल्टा ए, डेल्टा बी और डेल्टा सी के मान है, ये वाले जो मान है, ये सभी मान एक प्रकार से क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? ये प्रदर्शित कर रहे हैं अल्पतमांक के मान को। किस प्रकार से? देखिए, इस यंत्र के द्वारा जो माप ली गई है वो यंत्र दशमलव के तीसरे स्थान तक माप ले सकता है। यानी इस यंत्र के द्वारा जो माप ली गई है, एक ही माप जो ली गई है उसकी लीस्ट काउंट है 0.001। बी की माप जिस यंत्र के द्वारा ली गई है उसने डेसिमल के पहले स्थान तक कोई केवल माप में लिया है, उसके आगे माप नहीं ले सकता है। तो इस यंत्र की जो लीस्ट काउंट होगी वो होगी 0.1। सी भौतिक राशि की माप जिस मापक यंत्र के द्वारा ली गई है उसने डेसिमल के, आप समझ रहे हैं, चौथे स्थान तक को काउंट किया है। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये जो मापक यंत्र है जिससे हमने काउंट किया है या माप ली है, तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.0001। लीस्ट काउंट क्या होता है आप जानते हैं? किसी मापक यंत्र के द्वारा मापा गया जो सबसे न्यूनतम मान होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम लीस्ट काउंट या अल्पतमांक कहते हैं। ये सब चीजें अल्पतमांक वगैरह आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन होता क्या है, स्टूडेंट भूलता जाता है। भूलने से काम नहीं चलना। साइंस में पिछला हमें सब याद रखना है। अगर याद नहीं होगा तो आपकी बात नहीं बनेगी। इसे जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, ये आ जाएगा 0.11%। भाई और डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 3 और 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 300। और इसको हम 2725 से क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो
11 आएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 100 को हम 20 से कैंसिल कर दें, कितना आ जाए 5% आ जाएगा। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाए 200 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाए, ये हो जाए 372। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 0.53%। जब इसे हम पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये 5.64% है। अब देखिए, ध्यान देने वाली विशेष इस बात का हमें ध्यान देना है, वो ये देखिए इनमें से कौन सी क्वांटिटी की जो प्रतिशत त्रुटि है वो अधिक आई। तो ये निष्कर्ष निकलता है, ये वाली जो 5% है, ये बी क्वांटिटी में होने वाली प्रतिशत त्रुटि का मान निकल के आया। ये बाकी क्वांटिटी में होने वाली प्रतिशत त्रुटि की तुलना में काफी अधिक है। तो जब इसमें अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जब हम बी की माप को ले रहे हैं, बी को नापते हैं, तो मापते समय या नापते समय हम जनरल भाषा में कह देते हैं, हमें इसकी माप करते समय अधिक यथार्थता की जरूरत है, अधिक शुद्ध रूप से लेना पड़ेगा, अधिक सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं। और शब्दों में मैं आपको बता दूं, अगर जिसे हम बार बार लीस्ट काउंट या अल्पतमांक की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप देखिए ये इसका मान है सबसे ज्यादा है, आप समझ रहे होंगे। उससे कम मान है इसका, और सबसे कम मान है क्या, इसका है। तो यहां पर आप देखिए, हम देख सकते हैं जिसका अल्पतमांक अधिक है, जिसका अल्पतमांक अधिक है यानी 0.1 है, तो 0.1 जिसका अल्पतमांक है उससे हमने ज्यादा सावधानी से, एक प्रकार से क्या है, मेजरमेंट लेना है उसका, उसको नापते समय ज्यादा सावधानी रखनी है, ज्यादा शुद्ध रूप से लेना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं उसके लिए ज्यादा यथार्थता की जरूरत है। तो मैंने इसमें आपको बताया, जब दी गई जो राशियां हैं जिससे हमें कोई फार्मूला निकालना, उसमें सार्थक अंकों की संख्या अलग अलग है, तो हमें कौन सी क्वांटिटी पर मापन करते समय ज्यादा सावधानी बरतनी है, वो हमें इस रिजल्ट से पता चल गया। किस प्रकार से पता चल गया मैंने आपको बता दिया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, और दूसरे एग्जाम्पल में आप देख लें। इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, इसमें हम ऐसी क्वांटिटी कंसीडर करेंगे जिसमें सभी में सार्थक अंकों की संख्या क्या हो, समान। फार्मूला y इक्वल टू दिया है, वही फार्मूला a⁴b/c²। देखिए a, b और c के जो मान दिए गए, सबसे पहले उन्हें हम लिखें, न्यूमेरिकल वैल्यू जो ली गई है उसके बाद बात कर रहे हैं। तो b की वैल्यू तो 2.0 ही है, और हमारे पास a की वैल्यू है 2.7, और हमारे पास जो वैल्यू है c की वो 0.037। इन सभी में सार्थक अंकों की संख्या क्या है, समान है। इसमें भी सार्थक अंक 2 है, इसमें भी सार्थक अंक 2 है, इसमें भी सार्थक अंक 2 है। सार्थक अंक कैसे निकालते हैं, छोटा सा टॉपिक है, उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिए, इसके बाद आता है। और नहीं तो आप बुक के सहायता भी से समझ सकते हैं। पिछले क्लासों में ये छोटे 9th क्लास में ही दिया गया था, अब सिलेबस से थोड़ा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। जनरली आप समझ लें, इसमें 2 इसलिए हम पूरी क्वांटिटी को गिन लेते हैं, इसमें 2 ये, डेसिमल के बाद कोई 0 आता है उसे हम नापते हैं, काउंट करते हैं, उसे हम सार्थक अंक मानते हैं। और इसमें इस 0 का तो कोई मतलब नहीं, डेसिमल से पहले केवल 0 है, अगर कोई अंक होता तब इसे काउंट करते, और डेसिमल के जस्ट बाद 0 आ जाता है उसे हम काउंट करते नहीं है। तो सार्थक अंक कौन से हो गए, 3 और 7 हो गए, यानी इसमें और इसमें और इसमें तीनों में सार्थक अंकों की संख्या क्या है, बराबर है। अब आप जरा देखिएगा, हम लिख रहे हैं डेल्टा ए का मान, जैसा अभी मैंने बताया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिए, 7 है, 7 के नीचे पर आ जाएगा। डेल्टा बी, पॉइंट लगा दीजिए, 0 के नीचे क्या है, 1 हो जाए। 2.0 क्यों लिखा है इधर, मैंने देखिए इस पर ध्यान दें, डिटेल में मैंने आपको बताया। डेल्टा सी, तो 0.001। अभी मैंने जो आपको बताया है, लिखा है
बाई के मान में होने वाली अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डेल्टा बाई अपॉन बाई मैक्स इंटू 100। ये कैसे निकल के आ रहा है, पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में पूरा स्टेप वाइज बताया हुआ है। तो ये आ जाएगा 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। वैल्यूज हम रख दें 3 डेल्टा ए का मान 0.1 2.7 इंटू 100 प्लस डेल्टा बी का मान 0.1 2.0 इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा सी का मान 0.001 अपॉन 0.037 इंटू 100। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 3 और 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और 300 अपॉन क्या हो जाएगा 2.7 आ जाएगा। 3 से हम कैंसिल कर देंगे तो 100 अपॉन कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, ये साधारण कैलकुलेशन है इसलिए करके मैं नहीं बता रहा हूँ, गुणा भाग 11.1%। अगर आपको गुणा भाग करने नहीं आ रहा है तो बहुत शर्माने की बात नहीं है। अपने जो छोटे बच्चे हैं, आपके भाई बहन है, वो इंटेलिजेंट होते हैं, कोई इंटेलिजेंट भाई है अगर आपका, तो उससे आप ट्यूशन लगा लीजिए जिससे आपको वो गुणा भाग करना सिखा देगा। क्योंकि गुणा भाग करना मुझे नहीं लगता 11th स्टैंडर्ड में आपको बताना चाहिए। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये 20 हो गया, ये 100 हो गया, तो ये कितना आ गया 5%। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 की हो गई 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 200, और 200 अपॉन कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 37। तो 200 को जब 37 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5.4%। तो ये आपका आ जाएगा 21.5%। अब आप देखिए हम अधिकतम प्रतिशत त्रुटि किस क्वांटिटी में आ रही है उस पर ध्यान दें, क्योंकि इनमें सभी में सार्थक अंक क्या थे, एक समान थे। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आप देखिए 11.1 है, जो 5 और 5.4 से क्या है, अधिक है। अगर हम इस पर ध्यान दें तो हमने देखा सार्थक अंक तो सब में समान है, और अगर हम लीस्ट काउंट के हिसाब से देखें तो इसकी और इसकी क्या है, लीस्ट काउंट भी समान है, तब भी इसमें प्रतिशत त्रुटि अधिक क्यों आ रही है। तो आप देखिए क्वांटिटी जिसकी पावर हायर होगी, अधिक होगी, उच्चतम होगी, ए की पावर 3 है जबकि बी की पावर 1 है और सी की पावर क्या है 2 है। तो जिस क्वांटिटी की पावर क्या अधिक है ना, उच्च पावर है, उसमें होने वाली प्रतिशत त्रुटि क्या आ रही है, उसमें होने वाली प्रतिशत त्रुटि का मान ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर सार्थक अंक समान है तो जिस क्वांटिटी की पावर का मान अधिक हो उसको नापने में अधिक ज्यादा यथार्थता को बरतना चाहिए, ठीक है, नहीं ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। बहुत मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, जैसे किसी की पावर हायर होती है, समझ रहे, जैसे डीएम की पावर क्या है, हायर है, विधायक की पावर क्या है, हायर है, ज्यादा है नहीं, उच्च पावर है, तो उसे बात करते समय आप क्या करते हैं, बहुत सावधानी बरतते हैं, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, है नहीं है। बस यही मान लीजिए यहाँ पर भी क्या है, जिसकी पावर हायर है, अधिक पावर है, ठीक है नहीं, उसको मापने के लिए हमें अधिक यथार्थता की जरूरत है, अधिक हमें एक्यूरेसी से उसे नापना चाहिए। क्या आप कह सकते हो, उसकी माप को नापते समय हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। तो मैंने 2 एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया कि क्वांटिटी के मान पर किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का मान निर्भर करता है। यहां पर मैंने आपको बताया किस प्रकार से हमें पता चला कौन सी काउंट के लिए ध्यान से हमें मेजरमेंट लेना चाहिए।
और दूसरे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया किस प्रकार से हमें किस क्वांटिटी के मेजरमेंट को ज़्यादा सावधानी से लेना चाहिए।